बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सॉल्ट क्या होते हैं, डेफिनेशन उसकी, प्रॉपर्टीज सॉल्ट की देखेंगे और प्रिपरेशन जो है सोलबल और इनसोलबल सॉल्ट कैसे बनते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात जो है, हमें सॉल्ट की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्ट कौन सा है कौन सा सॉल्ट नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में भी। तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन जो है सॉल्ट की क्या होती है। कहता है कि जो सॉल्ट जो होते हैं वो उनमें आयनिक कंपाउंड मौजूद होता है। आयनिक कंपाउंड होते हैं जो सॉल्ट जो होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो कि हमारे पास क्या होता है, आयनिक बॉन्ड से बनता है। जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ गए हैं, आयनिक बॉन्डिंग जो होती है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड होता है जी सॉल्ट के अंदर। और वो किस तरह सॉल्ट बनता है जी, फॉर्म कैसे होता है, न्यूट्रलाइजेशन से होता है। किस किस की न्यूट्रलाइजेशन होती है जी, एसिड और बेस की। एसिड और बेस जो है वो क्या होंगे, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे आपस में। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं कि एसिड और बेस को हम क्या करते हैं, एसिड भी डाल देते हैं, बेस भी डाल देते हैं, ठीक है। जब वो एसिड और बेस को किसी बीकर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उन दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा जो कि न्यूट्रल होगा। ना ही उसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज होंगी, ना ही उसमें बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये एसिड है और ये बेस है। हम मैथ की रूल से थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जरा, अगर इसकी +5 है, ये -5 है, तो क्या होगा, +5 -5 एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करके क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम मैथ की रूल से देखें, थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बात लिखी है कि एसिड और बेस दोनों अपने इफेक्ट को खत्म कर देते हैं और आप लोगों के पास क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखें, HCl है, हमारे पास एसिड है, और ये हमारे पास क्या है, बेस है। और हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास सॉल्ट बन जाता है, NaCl। इसमें मजीद हम बात देखते हैं जी, हमारे पास जो है वो क्या होता है। कहते हैं कि आप लोगों के पास जो सॉल्ट होता है उसमें एक पॉजिटिव आयन कैटायन होता है और दूसरा एनाइन होता है। पॉजिटिव आयन जो है वो कौन सा होता है, नेगेटिव आयन कौन सा होता है, देख लेते हैं ज़रा। अब ये यहाँ पे जो है, अगर हम इसकी बात करें, प्लस है, ये माइनस है, इसमें प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो कैटायन जो होता है मेटेलिक आयन होता है। देखिए ये जो है कैटायन जो है ये मेटल से है, ये मेटल है, और ड्राइव फ्रॉम बेस। और ये हमारे पास बेस है। बेस की पहचान क्या थी, OH नेगेटिव आयन जो है वाटर में देता है जी। देयरफॉर इट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। हम इसको क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल कहते हैं। वाइल जबकि एनाइन जो होता है वो कहाँ से आता है, वो एसिड से आता है। एसिड से आप लोगों के पास एनाइन आ गया, ये आप लोगों के पास एसिड से क्या आ गया, एनाइन आ गया। और बेस से क्या आ गया, कैटाइन आ गया, ठीक है। ये कैटाइन है और ये एनाइन है, दोनों जो है आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है। और जो है आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, वो आप लोगों के पास सॉल्ट बन जाएगा। ये कैटाइन है और ये एनाइन है। दोबारा से फिर देख लें, कैटाइन कहाँ से आएगा, कैटाइन आएगा जी बेस से, और मेटेलिक होगा, मेटल होगी, जो कि बेसिकली हमेशा मेटल ही तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो, तो मेटल होगी। और ये क्लोराइड जो है आपस में कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, NaCl जो है वो सॉल्ट बन जाएगा। तो देखिए जरा, न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो वो कैटाइन होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है वो एनाइन हो जाता है। अगर हम आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड के बारे में आप लोग समझना चाहते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बात है, ये आप लोगों की बुक में नहीं बताएगी, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए कहता है कि कैटाइन और एनाइन जो है, हमें सॉल्ट की पहचान कैसे होगी, ठीक है। सॉल्ट की पहचान इस तरह हो सकती है, वो कहता है कि कम से कम एक जो है वो कैटाइन डिफरेंट होना चाहिए H+ आयन से सॉल्ट के अंदर, तो वो भी सॉल्ट होगा। कम से कम एक हाइड्रोक्सल आयन जो है वो डिफरेंट होना चाहिए OH नेगेटिव आयन से। अलावा जो OH नेगेटिव आयन के अलावा भी कोई और नेगेटिव अगर एनाइन है, तो वो जो है OH के अलावा अगर होगा तो वो सॉल्ट होगा। जैसा कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें सोडियम जो है वो क्या है, वो Na+ है, H+ नहीं है, ठीक है। H+ के अलावा हमारे पास सोडियम है तो ये सॉल्ट होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल समझने वाले देखें, ये H+ है लेकिन इसके साथ सोडियम भी है। सोडियम होने की वजह से हमें पहचान हो जाएगी कि ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देख लें, क्या एनाइन की जगह पे OH भी है, लेकिन OH के अलावा हमारे पास नेगेटिव पार्ट होगा। OH नेगेटिव के अलावा मिनिमम एक डिफरेंट जो है वो कैटाइन हो या एनाइन हो, ठीक है। कैटाइन में क्या होगा, H+ के अलावा, और एनाइन में क्या होगा, OH नेगेटिव के अलावा अगर कोई ग्रुप होगा तो वो भी सॉल्ट में आएगा। अगर नहीं होगा तो फिर वो सॉल्ट में नहीं आएगा। जैसा कि यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या है, Pb लेड +2 है और OH नेगेटिव माइनस है।
OH नेगेटिव के अलावा अगर कोई और होता तो फिर ये सॉल्ट होता, लेकिन ये क्या है, OH नेगेटिव है, ये सॉल्ट नहीं होगा। इस तरह यहाँ पे देख लें जरा, हमारे पास क्या है कि ये H प्लस है और ये Cl माइनस है। H प्लस है लेकिन इसके एक कैटायन के अलावा कोई और ग्रुप नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये सॉल्ट नहीं होगा। तो इस तरह जो हमारे पास क्या होती है जी, साल्ट की पहचान होती है कि आप लोग साल्ट को देख सकते हैं कौन सा साल्ट है कौन सा साल्ट नहीं है। तो ये थोड़ी सी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। अब आपकी बुक में ये टेबल बताया गया है, कहते हैं कि हम इस सॉल्ट बनते कैसे हैं। सॉल्ट जो होते हैं, आप लोगों को पता है कि सॉल्ट जो होते हैं ये मेटल जितनी भी होती हैं वो ऐसा बेस के तौर पे एक्ट करती है, ठीक है। और मेटल के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी हम बात करके हैं कि कैटायन जो है वो क्या होता है, वो बेस देती है, और एनायन जो होता है वो एसिड देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास सोडियम मिसाल के तौर पे सोडियम मेटल है, उसके ऊपर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है हमेशा। तो सोडियम मेटल, और यहाँ पे एसिड जो होगा वो क्या देगा, क्लोराइड आयन देगा, नेगेटिव पार्ट देगा, एनाइन जो होगा। तो दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे पास क्या है, सॉल्ट है। इसी तरह पोटाशियम है, पोटाशियम जो होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव पार्ट देगा, और ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। पोटाशियम नाइट्रेट है जी आप लोगों के पास। इस तरह जिंक है, जिंक के ऊपर चार्ज होता है +2 होता है, और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो हमारे पास जो है मेटल है, और इसका जो है वो एनाइन जो है एसिड का कंबाइंड टू फॉर्म जिंक सल्फेट। एंड नाउ कैल्शियम +3 चार्ज होगा, और इसके ऊपर जो है +3 चार्ज है। और फास्फोरिक एसिड जो है आप लोगों के पास, फास्फोरिक आयन जो है वो क्या होगा, उसके ऊपर -3 चार्ज होगा। दोनों कंबाइन होकर क्या बना देंगे, कैल्शियम फास्फेट, जो कि हमारे पास सॉल्ट होगा। तो ये इस तरह सारी की सारी जो है वो होती है हमारे पास, जो है वो इनके सॉल्ट बनते हैं। कोई मुश्किल नहीं है कि अभी हम बात करके हैं बेस। बेस के अंदर जो पार्ट होता है मेटल का वो, और जो एसिड का पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट होता है, दोनों आपस में कंबाइन होकर आप लोगों के पास क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, और आप लोगों के पास सिल्वर एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। तो अभी जो बात की हमने, कैटायन जो होगा वो कौन सा होगा, मेटल आयन होगा। ये सारे के सारे मेटल आयन है, ठीक है। और बेस से आया ये, और हम इसको बेसिक रेडिकल कहेंगे, लेकिन जो है आयन जो होगा वो एसिड से आएगा, और उसको हम एसिड रेडिकल कहेंगे। तो ये थी हमारे पास इसकी कुछ डेफिनेशन दी। अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। सॉल्ट जितने भी होते हैं उनमें आयनिक कंपाउंड मौजूद होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, और वो क्रिस्टलाइन जो होता है। क्रिस्टलाइन आप लोग पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन जो है सॉलिड जो होते हैं दो तरह से होते हैं, क्रिस्टलाइन भी होते हैं, अमॉर्फिस भी होते हैं। क्रिस्टलाइन जो होते हैं उनकी जो शेप होती है खास शेप होती है, उनमें जो एटम होते हैं एक मतलब बड़ी अरेंज तरीके से एटम अरेंज होते हैं, मतलब बड़ा मैन ज़बरदस्त तरीके से आप लोग कह रहे हैं, जिस तरह मर्जी आप लोग, कि एक प्रॉपर तरीके से एटम जो है वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख लें, सोडियम है और क्लोराइड के जो आयन है वो क्या है, एक प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। और वो जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है उनकी आपस में। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से ही इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इनको इसको ब्रेक डाउन करना, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, कि कहता है कि ज़्यादातर सॉल्ट जो होते हैं ना, सॉल्ट में थोड़ी सी नमी भी मौजूद होती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने लैब में देखा हो तो सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्रिस्टलाइन होते हैं, उसमें वाटर का कुछ ना कुछ पार्ट मौजूद होता है। और वो वाटर का जो पार्ट होता है वो क्या करता है, उनकी स्ट्रक्चर को जो है वो जो शेप होती है क्रिस्टल की, उसको मैनेज करने में हेल्प करता है जी, ठीक है। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की जो शेप होती है उसको जो है वो क्या करता है, उसको मैनेज करने में हेल्प करता है जी। जैसा कि यहाँ पे देखें, कॉपर सल्फेट है, देखिए कॉपर की साइडों पे क्या लगे हुए हैं, वाटर के ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 3 4 और ये 5, और जो सल्फेट है वो इस साइड पे लगा हुआ है। तो इस तरह जो इसकी जो शेप बनती है विद वाटर के साथ उसकी शेप बनेगी, तो हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, कि उसमें वाटर भी मौजूद होगा, उसमें नमी मौजूद होगी, ठीक है। तो इसी तरह कैल्शियम सल्फेट में भी सेम होता है, उसमें भी हर एक के अंदर जो है वो वाटर की कंटेंट जो होता है, वाटर कंटेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल 5 है, इसमें जो है वाटर के मॉलिक्यूल 2 है। इसमें कॉपर सल्फेट में 2 है, वाटर के 5 मॉलिक्यूल है, इसमें 2 है। तो हर एक जो क्या नाम है सॉल्ट होता है उसमें जो है वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं हर एक के सॉल्ट के अंदर। लास्ट पॉइंट है जो हमारे पास जो है वो कहता है कि सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं।
उनमें जो है वो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं, लेकिन उनमें जो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं होते, लेकिन उनमें चार्जेस होते हैं वो सब के सब सेम होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी, हमारे पास एग्जाम्पल है, देखें ये हमारे पास है जी FeCl3 है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम चार्ज की बात करें, आयन की पहले बात करते हैं, हमारे पास आयरन के ऊपर जो चार्ज होगा +3 होगा, और क्लोराइड के ऊपर जो चार्ज होगा वो -1 होगा। चार्जेस का हमें कैसे पता चलता है, अगर हम इसको जो है वो क्या कर देते हैं, ऑपोजिट कर लेते हैं, तो +3 या -1 है। अब चूंकि एटम की बात कर लेते हैं, ये तो आयन हो गए ना। अब एटम कितने हैं, क्लोराइड के 3 एटम है और आयरन का एक ही एटम है। क्लोराइड के 3 एटम होंगे तो क्या होगा, -1 -1 -1, 3 एटम है ना क्लोराइड के, और आयरन के कितना है, एक ही एटम है। तो ये क्लोराइड के 3 एटम कंबाइन होकर कितना चार्ज बन जाएगा इनके ऊपर, माइनस माइनस माइनस, तो -3 चार्ज आएगा, प्लस इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा, एक दूसरे के चार्ज को खत्म कर जाएंगे और क्या बन जाएगा, FeCl3। और ये जो है चार्जेस दोनों जो है वो आप लोगों के पास क्या होंगे, वो इक्वल चार्जेस होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ आयंस इक्वल नहीं होते। यहाँ पे देख लें नंबर ऑफ आयन जो है वो इसके ऊपर ये +3 है, ये -1 है। इस तरह एक और एग्जांपल भी थोड़ी सी डिफरेंट है कि आप लोगों के पास क्या होता है, Al2S3 है। अगर हम इसके आयन की बात करते हैं तो आयन जो है उसके ऊपर जो आयन जाते हैं +3 आता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होता है, और ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होता है जी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होता है। अब दोनों में देखें इसमें कितने एटम है, इसमें 2, इसमें 3 एटम है, इसमें 2 एटम है। इसमें 2 एटम के लिखे हैं अलग अलग से, इसके ऊपर +3 चार्ज है, इसके ऊपर +3 चार्ज है। और इसके कितने एटम है, इसके 3 एटम है, -2 -2 -2। तो दोनों के चार्जेस को कंबाइन कर लें तो हमारे पास क्या आता है, +6 आता है, और इसमें चार्जेस कंबाइन कर लें तो -6 आता है। तो ये इस तरह भी हमारे पास क्या होता है, इनके चार्जेस होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ आयन जो है देखे यहाँ पे इक्वल नहीं होते। जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं वो हमारे पास लूज या गेन किए होते हैं, उनकी तादाद बराबर नहीं हो सकती, लेकिन जो उनके जो चार्जेस है वो बराबर होते हैं। अगर हम एटम के आगे जो है थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई मजीद करते हैं तो प्रेडिक्शन जो है सॉल्ट जो होते हैं वो सोल्यूबल भी होते हैं और इनसोल्यूबल भी होते हैं, ठीक है। और जिस मेथड से इनको प्रिपेयर किया जाता है वो है सोल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ सोल्यूबल होते हैं, कुछ इनसोल्यूबल होते हैं, उसी मुताबिक जो है इनको प्रिपेयर किया जाता है। तो कुछ जो है चीज़ें जो है आप लोग यहाँ पे देख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप लोग इन कुछ चीज़ों को याद रखेंगे तो आप लोगों को जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप लोगों को सॉल्ट को पहचानने में, सोल्यूबल कौन सा है, इनसोल्यूबल कौन सा है, आसानी रहेगी। तो उसमें सबसे पहले कहता है कि तमाम के तमाम सॉल्ट जो होते हैं, चाहे कौन कौन से, सोडियम के और पोटाशियम के और अमोनियम के, इन तीनों के सॉल्ट अगर कहीं भी मौजूद होंगे वो सारे आप लोगों ने बगैर कोई और तहकीक किए सारे के सारे क्या होंगे, तीनों के जो सॉल्ट होंगे वो सोल्यूबल होंगे। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। जैसा कि यहाँ पे देखें NaCl जो है वो भी सोल्यूबल है, पोटाशियम सल्फेट है, पोटाशियम कार्बोनेट है, अमोनियम क्लोराइड है। तो इन तीनों के भी सॉल्ट की बात आएगी वो सारे के सारे सोल्यूबल होंगे। आगे नेक्स्ट है जी, तमाम के तमाम क्लोराइड जितने भी होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, ठीक है, पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं जी। और सिवाय किसके, लेड क्लोराइड के और सिल्वर क्लोराइड के, और ये जो है मर्करी क्लोराइड भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। लेड क्लोराइड है और सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड के जो हम बहुत ज़्यादा जो है हम आगे तक देखते रहते हैं कि उसके प्रेसिपिटेट बनते रहते हैं। उसके बाद एक और बात है, कितने भी सल्फेट होते हैं, ये आप लोगों की जो है वो अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं तो चीज़ें आप लोगों के लिए अहम है। अगर आप लोग 9th क्लास 10th क्लास में इनकी ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है। अब जितने भी सल्फेट होते हैं वो कितने भी क्या नाम है जी, चाहे वो फेरिक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, इस तमाम के तमाम जितने भी सल्फेट है सारे के सारे सोल्यूबल होते हैं। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है कि इसमें लेड सल्फेट और बेरियम सल्फेट जो है वो क्या होते हैं, वो इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है, ये इनसोल्यूबल होते हैं। बाकी तमाम के तमाम सल्फेट जो है वो क्या होते हैं, वो सोल्यूबल होते हैं। दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम सल्फेट भी जो है वो क्या होता है, वो इनसोल्यूबल होता है। कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो पार्शली इनसोल्यूबल होता है। तो ये चीज़ें बताने का मकसद है कि आप लोगों को सॉल्ट की पहचान हो कि सोल्यूबल कौन सा और इनसोल्यूबल कौन सा है। तमाम नाइट्रेट जितने भी होते हैं तमाम के तमाम जो है वो सोल्यूबल होते हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। और उसके बाद आती है बात कार्बोनेट जितने भी है, बाइकार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फाइड है, वो तमाम के तमाम जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखें जिंक कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिंक सल्फाइड है, फेरिक सल्फाइड है, फेरिक सल्फाइड है, ये तमाम के तमाम जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं। और
इस तरह भी आ सकता है, देखिए जरा K2CO3। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम बात करके हैं कार्बोनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन पोटेशियम की बात करते हैं, पोटेशियम के सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सोल्युबल होते हैं। तो अब यहाँ पे कौन सी बात करेंगे, तो डोमिनेंट प्रॉपर्टी जो होगी वो इन तीनों की होगी। अगर इन तीनों में कोई भी आ जाता है, पोटाशियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, अमोनियम आ जाता है, तो उसके बाद वाला हम नहीं देखेंगे, पहले वाला जो होगा डोमिनेंट प्रॉपर्टी जो होगी हम देखेंगे। तो ये हमारे पास जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, वो सोल्युबल होगा। इसी तरह से सोडियम सल्फाइड भी है, Na2S भी है। तो देखिए सल्फाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनसोल्युबल होते हैं, लेकिन सोडियम मौजूद है, डोमिनेंट प्रॉपर्टी ये है, तो हमारे पास क्या होगा, ये सोल्युबल होगा सॉल्ट जो होगा। अब प्रिपरेशन देखते हैं, ये सोल्युबल सॉल्ट की हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, सोल्युबल सॉल्ट्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड इन वाटर। जो सोल्युबल होते हैं क्योंकि वाटर के अंदर ही प्रिपेयर्ड होंगे, क्योंकि वो सोल्युबल होते हैं। दे आर रिकवर्ड एवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन, उनको हम रिकवर कर सकते हैं, उनको हम एवेपोरेट कर सकते हैं, हमारे पास जो है उसके क्रिस्टल हासिल हो सकते हैं जी, क्या नाम है सॉल्ट के। इन दिस मेथड हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल की जो हाइड्रोजन होगा वहां से निकल जाएगा, ठीक है, सिंपल आप लोगों को बता देता हूँ। हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा और जो मेटल होगी वो उसकी जगह पे आके लग जाएगी, सिंपल। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। रिएक्टिव मेटल जो रिएक्टिव होते हैं ज़्यादातर, रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है, ग्रुप वन की होती है ज़्यादातर, ग्रुप वन की मेटल होती है, ग्रुप वन और ग्रुप टू की। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है। तो ये क्या हमारे पास क्या है कि क्या करेगा, मेटल जो होगी वो हाइड्रोजन की रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखें, हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा और ये मेटल जो होगी वहां पे लग जाएगी। ये है डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, मेटल लग जाएगी और इससे हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। इसी तरह से लास्ट वाला भी रिएक्शन ऐसे ही होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं जी हमारे पास, कि नेक्स्ट मेथड में होता है कि बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अभी बात करके हैं न्यूट्रलाइजेशन है, न्यूट्रल हो जाएगा, एसिड भी नहीं रहेगा ना बेस रहेगा, बल्कि वो सॉल्ट बन जाएगा और हमारे पास जो है वो वाटर बन जाएगा। यहाँ पे देखें, ये मेटल जो होगी वो क्या होगी, वो इस के पार्ट के साथ जो है वो क्लोराइड पार्ट जो है उस बेस हमेशा कैटायन देगी, एसिड हमेशा आयन देगा और हमारे पास जो होगा वो सॉल्ट बन जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी देख लें, पोटाशियम क्लोराइड है आप लोगों के पास। अब बात कर लें अगर आप लोग पहचान की, तो आप लोग देखा है कि सोडियम और पोटाशियम और अमोनियम के साथ सोलुबल होते हैं, तो ये सोलुबल है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। देखें, मोस्टली इनसोलुबल मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। यहाँ पे दो चीजें मायने रखती हैं, कहता है कि इनसोलुबल मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो, और डाइल्यूट एसिड है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में फर्क पता होना चाहिए कि डाइल्यूट जो होता है वो जो है वो वीक है, वीक एसिड होता है, कंसंट्रेटेड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो क्या क्या नाम है उसकी ओरिजिनल अमाउंट होती है, और डाइल्यूट में उसमें वाटर मिक्स होता है टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। कि एसिड और मेटालिक ऑक्साइड एक्ट एज अ बेस एक्ट करेगा और हमारे पास जो होगा वो साल्ट बनेगा और साथ उसके वाटर बनेगा। मिसाल के तौर पे ये आप लोगों के पास है सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट होना चाहिए, और उसके साथ है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या है, मेटल है, और आप लोगों को पता है कि मेटल जितनी भी है कैटायन देती है, और कैटायन जो होता है वो एसिड के नेगेटिव एनायन से कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, वो सॉल्ट बन जाएगा। ये बात शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि सल्फेट जितने भी होते हैं वो सोलुबल होते हैं, सिवाय किसके, लेड सल्फेट के और बेरियम सल्फेट के, तो ये क्या होगा, ये सोलुबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी 2HCl है और जिंक ऑक्साइड है। तो जिंक ऑक्साइड जो है ये आप लोगों के पास क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है, तो सेम वही प्रोसेस होगा, मेटल है और क्लोराइड है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड। अब पिछली बात करते हैं, तो जितने भी क्लोराइड है सारे के सारे क्या है, वो सोलुबल है, सिवाय कि इसके लेड क्लोराइड के और क्या नाम है, सिल्वर क्लोराइड के। नेक्स्ट है जी हमारे पास बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डाइल्यूट एसिड इसमें भी यूज करना है, और मेटालिक कार्बोनेट होगा हमारे पास। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो है वो क्या है, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डाइल्यूट एसिड है और उसके साथ जो हमारे पास है मेटालिक कार्बोनेट है, बात कर रहे थे लेकिन यहाँ पे सल्फेट आ गया है। नीचे वाली एग्जांपल देख लेते हैं पहले। ये एसिड है और ये आप लोगों के पास मेटालिक कार्बोनेट है। तो मेटल क्या करती है, वो कंबाइंड होती है उसके नेगेटिव पार्ट के साथ, और हमारे पास क्या बन जाता है,
सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है, क्या नाम है, सॉल्ट है, उसके साथ जो है आप लोगों के पास सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, और ये हमारे पास दोनों जो हो गए, ये मेटल जो होगी ये और ये जो है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्ट की पहचान सोडियम नाइट्रेट है। नाइट्रेट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सोलबल होते हैं। सोडियम की बात करें तो सोडियम के जितने भी सॉल्ट है वो भी सोलबल होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड जितने भी है वो सारे के सारे सोलबल है। तो ये आप लोगों के पास जो है वो इस तरह हम देखते हैं कि इस सारे जितने अभी तीन मेथड पढ़े हैं वो क्या है, वो सोलबल सॉल्ट के मेथड थे। अब नेक्स्ट जी हमारे पास इंसोलबल की बात कर लेते हैं। तो इंसोलबल जो होते हैं मेथड यूजली जो होते हैं वो सोलबल सॉल्ट्स मिक्स्ड, सोलबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड, सोलबल सॉल्ट को हम मिक्स करते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, इनसोलबल सॉल्ट बनते हैं। जैसा कि और ये कैसे बनते हैं ये भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग एक्सचेंज के आयन जो है वो क्या होते हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं दोनों के, और उनमें जो बनते हैं सॉल्ट बनते हैं, एक इनसोलबल होता है एक सोलबल होता है। अब देखते हैं जरा कि दोनों सॉल्ट है, सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है। अब इनमें जो है आयन एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं, कहते हैं कि ये आप लोगों के पास क्या होता है, सिल्वर +1 है -1 है, और ये जो है +1 है और ये -1 है। तो ये जो है आयन एक्सचेंज कैसे होगा, सिल्वर जो होगा ये पॉजिटिव पार्ट जो होगा इसके नेगेटिव पार्ट के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा, और सोडियम जो नाइट्रेट है आप लोगों के पास बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो है वो सोडियम कार्बोनेट है और कॉपर सल्फेट है, तो सेम वही प्रोसेस होगा, N+ है और Cl-1 है, और अब चूंकि दो सोडियम है तो इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा बैलेंसिंग के लिए, ये +1 है इसके ऊपर +2 आएगा चार्ज, इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। तो ये क्या होगा, कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा और सोडियम सल्फेट बन जाएगा। तो ये दोनों चार्जेस आपस में क्या हो जाएंगे, इस तरह एक्सचेंज हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास कॉपर कार्बोनेट बन गया और सोडियम सल्फेट बन गया। अब देखिए सिल्वर जितने भी क्लोराइड है तमाम के तमाम सोलबल हैं सिवाय सिल्वर के और किसके, मरकरी के। तो इसमें देखें जरा, ये तो हो गया इनसोल्युबल है, ये देखिए सॉलिड होगा, सॉलिड बन के नीचे जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में बैठ जाएगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। और ये सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट जितने भी सारे के सारे क्या होते हैं, सोलबल होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉपर कार्बोनेट, कार्बोनेट जितने भी इनसोल्युबल है जी। ठीक है, कार्बोनेट जितने भी हमने देखा, कार्बोनेट जितने भी सारे के सारे इनसोल्युबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा। और सोडियम सल्फेट है, सल्फेट आप लोगों को पता है कि जितने भी है वो सोलबल होते हैं, सोडियम का कोई भी सॉल्ट होगा वो भी सोलबल होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। कि अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अपना जो है वो ख्याल रखें और कोशिश करें आप लोग समझने की, इसको अच्छे से कोशिश करें।